हेलो दोस्तों, मैं लवकुश शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एमबीएन स्टडी टाइम पर। आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 इस बुक का समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त, जिसको शॉर्ट में एलसीएम और एचसीएफ कहते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गुणज यानी मल्टीपल गुणज। अपवर्त्य यानी मल्टीपल्स को ही हिंदी में अपवर्त्य भी बोलते हैं। कभी कभी बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि अपवर्त्य क्या होता है, तो हम बता देते हैं अपवर्त्य गुणज होता है। आइए समझते हैं मल्टीपल किसे कहते हैं। किसी संख्या का गुणज वे संख्याएं हैं जो संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। किसी संख्या का गुणज वो संख्याएं जो उस संख्या से पूरा विभाजित हो जाती हैं। कोई भी संख्या हो और उस संख्या के गुणज उसकी ऐसी संख्याएं होंगी जो उससे पूरा विभाजित हो जाएंगी। जैसे 4 का गुणज है 4, 8, 12, 16, 20, ये सभी क्या है 4 से डिविजिबल है, इसलिए इसके मल्टीपल्स हैं। 12 का मल्टीपल्स 12, 24, 36, 60, ये सभी क्या है मल्टीपल्स यानी टेबल यानी पहाड़ा। किसी भी संख्या का पहाड़ा जो होगा वो उसके मल्टीपल्स होते हैं। और ये मल्टीपल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं। पहला पॉइंट है, किसी संख्या का पहला अपवर्त संख्या स्वयं होती है। कोई भी संख्या होती है, जैसे बाय द वे मान लीजिए 3 का टेबल है, तो 3 के टेबल में सबसे पहला वाला अपवर्त है, पहला वाला गुणज कौन होगा, खुद 3 होगा। तो यही है। दूसरा पॉइंट है, किसी संख्या के अपवर्तियों की संख्या इनफाइनाइट होती है। किसी संख्या के अपवर्तियों की संख्या इनफाइनाइट होती है। जाहिर सी बात है, कोई भी संख्या है उसकी जो संख्या होगी, अपवर्तियों की संख्या होगी, वो इनफाइनाइट होगी यानी अनंत होगी। किसी संख्या का अपवर्त संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है। किसी संख्या का जो अपवर्त होगा उसके बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा, उससे छोटा कभी नहीं हो सकता है। किसी संख्या का अंतिम अर्थात सबसे बड़ा अपवर्त निकालना संभव नहीं। किसी भी संख्या का एकदम लास्ट वाला जो अपवर्त होता है वो निकालना संभव नहीं है, क्योंकि अभी हम पढ़े हैं किसी संख्या के अपवर्तों की संख्या इनफाइनाइट होती है, क्योंकि इनफाइनाइट को हम पता नहीं कर सकते। इनफाइनाइट का मतलब अनंत जिसका कोई अंत ना हो। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। आइए प्रश्नावली में चलते हैं। प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 6 है, अपवर्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर 6, निम्नलिखित के 4 अपवर्त्य बताइए। जैसे 17 है तो 17 का टेबल आप 4 बार लिख दीजिए। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51 और 17 4 जा 68। इसी प्रकार से दूसरा वाला है 23 के 4 अपवर्त्य बताइए। 23 हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 69 हो जाएगा और 92 हो जाएगा। इस प्रकार से आगे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हमसे 4 ही पूछा है। नेक्स्ट है 29 का, तो 29, 58, 87 और 116। 40 का पूछा है, तो इस प्रकार से 40 का हो जाएगा हमारा 40, 80, 120, 160। 45 का है 45, 90, 135, 180। इस प्रकार से ये सभी क्या हैं, इनके 4 अपवर्त हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है। गुणनखंड को हम अपवर्तक भी कहते हैं। अपवर्तक किसी संख्या का अपवर्तक यानी गुणनखंड वह है जो संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। किसी संख्या का गुणनखंड क्या होता है, वो संख्या होती है जो उसको पूरा विभाजित कर देती हैं। जबकि मल्टीपल्स क्या होते हैं, किसी संख्या का गुणज वे संख्याएं होती हैं जो संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। किसी संख्या का अपवर्तक यानी गुणनखंड वह संख्या है जो संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है। जबकि गुणज क्या होता है, वो संख्या होती है जिससे वो सभी मतलब जो संख्याएं उनसे विभाज्य हो जाए, वो गुणज होती हैं। जैसे 4 था, इसमें देखिए जैसे 4 का अपवर्तक बताना है 4, यानी हमें यह बताना है कि 4 किस के टेबल में आता है। तो 1 के टेबल में आ जाएगा, 2 के टेबल में आ जाएगा, 4 के, तो वही इसका फैक्टर होगा। इसी तरह 24 का अपवर्तक 1 के टेबल में आता है, 2 में, 3 में, 4 में, 6 में, 8 में, 12 में और 24 में इसमें आता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि गुणनखंड क्या होते हैं। आइए गुणनखंड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी समझते हैं। किसी संख्या का पहला एवं सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है। हाँ, याद कर लीजिए, किसी भी संख्या का पहला और सबसे छोटा अपवर्तक कौन होता है, 1 होता है। किसी संख्या का सबसे बड़ा एवं अंतिम अपवर्तक संख्या स्वयं होती है।
जाहिर सी बात है वही संख्या होगी। किसी भी संख्या का जो अपवर्तक होगा वो संख्या स्वयं होगी, वो लास्ट वाला, अंतिम वाला। किसी अपवर्तकों की संख्या निश्चित होती है, किसी भी अपवर्तकों की संख्या निश्चित होती है, ना कि मल्टीपल की तरह इनफाइनाइट होती है। किसी संख्या का अपवर्तक संख्या से छोटा या संख्या के बराबर होता है। किसी भी संख्या का जो अपवर्तक होगा संख्या से छोटा होगा और उसके बराबर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि निम्नलिखित के अपवर्तक बताइए। 24 के अपवर्तक यानी 24 किसी किसी टेबल में आता है, ये लिखना है, यानी फैक्टर लिखना है। तो आइए करते हैं 24 का फैक्टर। 1 2 3 4 6 8 12 एंड लास्ट में 24 खुद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है 62। 1 सबसे पहले 1 होता है सबका फैक्टर, 1 में आएगा, 2 में आएगा, 31 में और 32 में। 100 का करना है, 100 के फैक्टर, 100 का फैक्टर करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। 144 का करना फैक्टर, 144 यानी 1 2 3 4 6 8 9 और 12 के बाद 144 और किससे कटेगा, 12 के बाद 16 हो जाएगा, 16 के टेबल में आता है, 18 के टेबल में आता है, इसके बाद और भी आता है 24 के टेबल में भी आता है, 36 408 नहीं 48 72 एंड 144। तो ध्यान दीजिए थोड़ा काफ़ी लंबा होगा, 144 काफ़ी लंबा है। तो ये आएगा हमारा 1 के टेबल में, 2 में, 3 में, 4 में, 6 में, 8 में, 9 में, 12 में, 16 में, 18 में, 24 में, 36 में, 48 में और 72 और 144 में। और 160 का फैक्टर करते हैं। 160 1 में, 2 में, 4 में और 5 में भी आता है, 8 10 20 32 40 80 और 160 इन सभी में आता है। धन्यवाद। एलसीएम लघुत्तम समापवर्त यानी लस, इसको शॉर्ट में लस बोलते हैं। लिस्ट कॉमन मल्टीपल और एलसीएम इसको बोला जाता है। कहीं कहीं लोवेस्ट होता है लिस्ट की जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिस्ट लोवेस्ट दोनों बातें एक ही हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतया विभाज्य होती है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाज्य होती है। यानी जैसे 4 6 8 है, ये तीनों संख्याएं अलग अलग हैं। अब जब इनका एलसीएम करेंगे तो एक ऐसी संख्या आएगी जो 4 से भी डिविजिबल होगी टोटली, 6 से भी टोटली डिविजिबल होगी और 8 से भी टोटली डिविजिबल होगी, तो वो होता है 24। तो इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एलसीएम। आगे तो समझते हैं कि भाग विधि से एलसीएम कैसे निकालते हैं। हाउ टू फाइंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। जैसे यहाँ पे 12 18 24 है, तो इसको सबसे पहले हम 2 से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हमेशा सबसे छोटे डिजिट से काटा जाता है, सबसे छोटे टेबल से। तो 2 से 6 बार, 2 से 9 बार, 2 से 12 बार। इसके बाद फिर 2 से कटेगा, जितने बार कटेगा उतने बार ले जाएंगे, चाहे वो तीनों कट रहा हो चाहे उसमें से कोई एक कट रहा हो। तो 2 3 जा 9 को उतार लेंगे क्योंकि ये कटेगा नहीं, और ये 6 बार। फिर 2 से क्योंकि ये कटेगा 3 बार,
9 और ये 3 बार। अब नहीं कोई कटेगा इसलिए अब 3 से लेकर जाएंगे। 3 1 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, फिर 3 1 जा, 3 1 जा, 3 1 जा। एलसीएम बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 3 जा 72। 72 इस प्रकार से हो गया ये। छत्तीस, 56, 105, 108 का एलसीएम करना है। सबसे पहले 2 से लेकर जाएंगे। 18 बार ये जाएगा, 28 बार ये नहीं कटेगा, उतार देंगे, और 108 54 बार। फिर 2 से 9 बार, 14 बार, 27 बार। फिर 2 से 9 नहीं कटेगा, 7 बार, 15 बार, 27 को उतार लेंगे। 3 से 3 3 जा, 7 को उतार लेंगे, और ये 3 से 35 बार, 9 बार। 3 से 1 बार, 7, और ये नहीं कटेगा, और ये 3 बार। 3 से 1 बार, 7 बार, इसको उतार लेंगे, ये नहीं कटेगा। इसके बाद 3 से कुछ नहीं कटेगा। 5 से 1 बार, 7 उतार देंगे, 7 बार और 1 बार। अब 7 से 1 1 1 1। एलसीएम बराबर हो जाएगा हमारा। एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 7560। ठीक इसी प्रकार से आप प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए तो चलते हैं प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 4। भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। कुल इसमें 10 क्वेश्चंस हैं। आइए तो इसको क्रम से सॉल्व करते हैं, और आप इसको खुद सॉल्व कीजिए, सिर्फ हम आपको उसकी सॉल्यूशन को दे देते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ एलसीएम निकालना है, वो भी भाग विधि से आप खुद निकाल सकते हैं। यदि आप निकाल नहीं पाते तो आप ध्यान से देख सकते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला और दूसरा क्वेश्चन। इस प्रकार से आप खुद सॉल्व कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, आप कर सकते हैं। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन, दूसरा और चौथा क्वेश्चन समझिए इसको ध्यान से। यदि आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को पॉज कर लें, पॉज करने के बाद आप उसको समझें। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का 8वां और ये 7th 8th ध्यान से देखिए। यदि आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को पॉज करके इसको ध्यान से देखें। इस तरह 9वां और 10वां देखिए। 9वां ये है, ये 10वां है। इस तरह सब खुद सॉल्व कीजिए, और यदि आपको ना आए तो आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगले, समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। आइए चलते हैं।